खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज सुबह से ही या इससे पहले भी जब हम ट्विटर पर नज़र डालते हैं तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, क्योंकि जब से उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तलिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसका रिएक्शन न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैन अवी सतह पर भी अब आ रहा है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान को भी काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो नुपुर शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की तर्जमान है और नवीन कुमार जिंदल जो है उनके खिलाफ भी पार्टी ने अगरचे कार्रवाई की है, ताहम मुल्क के अंदर अब ये आवाज बढ़ रही है कि इनके खिलाफ मुल्क मुखालिफ कार्रवाई की जाए, मुल्क मुखालिफ या एंटी नेशनल केस जो है इनके खिलाफ रजिस्टर हो जाना चाहिए। क्योंकि इनका मानना है कि इनके बयान से या इनके जो स्टेटमेंट है उससे न सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचा है बल्कि इससे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है, मुल्क की छवि जो है वो खराब हो गई है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भी तस्वुर की जाती है। और आप देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल हो या हरमैन शरीफीन के इमाम हो या उसके साथ साथ दीगर लोग हो, सियासी, समाजी और अरब ममालिक के मुतअद्दिद ऐसे बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इससे न सिर्फ बीजेपी को बल्कि मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भारतीय चीजों का, भारतीय अशिया का बाइकआउट करने के हवाले से भी ट्रेंड करने लगा है। और इस तरह से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नवीन कुमार को 6 साल के लिए सस्पेंड यानी मुअत्तल, जबकि नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से ही एक्सपेल किया है। लेकिन क्या ये बड़ा डिसीजन है या इससे ज्यादा तवक्का मुल्क के अवाम और मुसलमान करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया को लेकर पहले से ही पूरे दुनिया के अंदर अब ट्रेंडिंग जो है वो चल रही है और इसमें अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो तर्जुमान है वो इस तरह के बयान देंगे जिससे न सिर्फ पार्टी की छवि खराब हो सकती है बल्कि मुल्क की छवि भी बाहर खराब हो जाएगी और मुसलमान इससे कतई भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे साथी रहमत कलीम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नुपुर शर्मा जिसे 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और नवीन कुमार जिंदल जो है उसे एक्सपेल किया गया है, तो क्या समझा जा सकता है कि ये जो खलीजी ममालिक है, जो अरब ममालिक है, उनकी जानिब से जो प्रेशर अब हम देख रहे हैं मुल्क की सियासत के अंदर भी, क्या ये उसी चीज का नतीजा है या कि फिर मुल्क के अंदर भी इस हवाले से आवाज बढ़ने लगी हैं? रहमत जाना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि नुपुर शर्मा और उसके साथ साथ नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की जानिब से की गई है। हालांकि मुल्क के अवाम ये कहती हैं कि ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है बल्कि इनके खिलाफ मुल्क मुखालिफ केस दर्ज हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी ने जो ये कदम उठाया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्या ये डैमेज कंट्रोल है या जो हम देख रहे हैं कि बैरूनी ममालिक के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर, अरब ममालिक के अंदर जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आप इसे डैमेज कंट्रोल ही करने की कोशिश कह सकते हैं, लेकिन ये काम शुरू भी हुआ है तो देर से हुआ है। सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये है जब मामला बहुत बड़ा समझ में आता है या बड़े पैमाने पर उसे बताया जाता है। आमतौर से बीजेपी के रहनुमाओं, खासतौर से स्पोक्सपर्सन को, तर्जुमानों को आप देखेंगे जो हर शाम मीडिया चैनल पर जो डिबेट कराई जाती है, डिबेट के नाम पर जो गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जो हंगामा होता है, उस हंगामे में जिस तरह के बयानात बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हो या बीजेपी से जुड़े हुए पार्टियों के स्पोक्सपर्सन हो, उनके बयानात को देखेंगे तो हर तीसरा बयान उनका मुतनाज़ा हर तीसरे डिबेट में नजर आएगा। तो इस तरह की बातों को बीजेपी बहुत ज्यादा खातिर में नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी हो, समझती है सब सुनते रहे, चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन नबी की शान की जहां पर बात होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो न सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान बल्कि दुनिया के आखिरी कोने में किसी भी कोने में आखिरी मुसलमान बाकी होगा, वो भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। नबी की शान में गुस्ताखी करने की सजा देर से दी गई, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बीजेपी ने ये तो माना कि नुपुर शर्मा हो या फिर जिंदल हो, दोनों ने अब के अंदर ये हो सकती है कि पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया जाए, लेकिन
एक सीधा तौर पर जो बयान ये है, जो समझने वाली बात ये है कि नुपुर शर्मा के बयान से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे हैं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचना, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, ये एक जुर्म है हिंदुस्तान के अंदर। क्या उसके तहत नवीन जिंदल ये हो या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स देने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR भी मुंबई में दर्ज है, कई स्टेट में दर्ज है, अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुल्क के अंदर की सूरत है। मुल्क के मुसलमान क्योंकि जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में अपने लेवल तक आवाज उठा रहे हैं, उनके पास जितनी सलाहियत है वो उठा रहे हैं। लेकिन बाहर के जो अरब ममालिक है, खासतौर से दुनिया में अभी 20-50 से ज्यादा अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, उन ममालिक की अगर फहरिस्त देखें तो गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर में वज़ारत ख़ारजा के अंदर से जो हमें देखने को मिला कि उनकी तरफ से जवाब देते हालत खराब है वज़ारत ख़ारजा को। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, फिर जवाब आ रहे हैं। और उसके अलावा 10 से 12 ऐसी लिस्ट हमारे सामने है मुस्लिम ममालिक की, अरब ममालिक की, जहाँ के हिंदुस्तानी सफ़ीरों को तलब करके बाज़ाब्ता तौर पर उनके सामने अपना एहतजाज दर्ज किया है, या फिर भारत के इस पूरे एपिसोड पर अपना एहतजाज दर्ज किया। सऊदी अरब की बात करें, इमाम हरम को हमने देखा कि कल शाम को वो बयान दे रहे थे, OIC का इजलास हो रहा था, उसमें बयान आया। उसके बाद हम देखे गल्फ कॉर्पोरेशन को देख रहे हैं, वहां से बयान आया। इससे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 ऐसे मुस्लिम ममालिक के, कोई कतर हो और सऊदी अरब हो, इन तीनों ममालिक में हमने अब तक के देखा, तस्वीरें हमने देखी है कि वहां जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं। रहमत, जब हम मुल्क की स्तर पर देखते हैं तो एंटी मुस्लिम बयानात देने से कुछ लीडरान जो है वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे फिर बैनुल-अक़वामी कैनवास पे देखते हैं तो इसका रद्द-ए-अमल बहुत खतरनाक आता है। भले ही मुल्क के जो मुसलमान हैं वो ज्यादा इस पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं कई वजूहात की वजह पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी स्तर पर हम देखते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल बहुत खराब आ जाता है। नतीजा ये है कि ये अब मुल्क के जो है मुल्क को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या ये डिबेट भी अब नहीं आप देख रहे हैं कि आप ट्विटर हो, सोशल मीडिया पर हो, लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम या किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोलता है और उसके रिपल्केशन जब ये आते हैं कि बैनुल-अक़वामी स्तर पर उसका रिएक्शन आ जाता है और फिर मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को मुल्क मुखालिफ जराइम में भी फिर या मुल्क मुखालिफ कार्रवाई में भी उन्हें फिर बुक किया जाए? 100% होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये ऐसा करने से एक मिसाल कायम होगी, क्योंकि हर शाम जो डिबेट में हंगामा होता है उसमें तरह तरह के एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते हैं, मजहबी बयानात आते हैं, मजहब के खिलाफ बयानात आते हैं। इस सूरत हाल में जो ये एपिसोड नुपुर शर्मा का एपिसोड है, इसमें हिंदुस्तान को जितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, इसका जायजा बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता। 3 मुल्कों का जो हम नाम ले रहे थे, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, इन तीनों मुल्कों में जो बड़े बड़े स्टोर है वहां से इंडियन प्रोडक्ट्स को हटा दिया। दर्जनों हमने रात भर ट्वीट ऐसे देखे हैं। अरबियन जो वहाँ के बड़े लोग हैं जो हिंदुस्तानियों को हायर करते हैं, वहां पर नौकरी पर रखते हैं, उनको हमने देखा है कि वो फायर कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। तो दर्जनों वो हिंदुस्तानी जो अपने घर को चला रहे थे, वहां से रोजी रोटी का इंतजाम करते, वहां नौकरी पर थे, उनकी नौकरी को हटाने का, उनकी नौकरी को खाने का जिम्मेदार कौन? जो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का बाइकाट चल रहा है, उस प्रोडक्ट्स के मालिकान का जो नुकसान हो रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में कहे तो हिंदुस्तान का जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की वजह क्या है और सबब कौन है? क्या इस पर सजा नहीं मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है, सच्ची बात यह है, मुंसिफाना तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ को यह था कि नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि वो नसीर बने, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मुसलमानों की तरफ से जो मौलवी छोटे छोटे मुल्ला जो डिबेट पर बैठते हैं और जो इस तरह के बयानात बयानात देने में दिलचस्पी लेते हैं और उन्हें लगता है कि उससे उन्हें शोहरत मिल जाएगी, वो बड़े नेता बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, तो इन्हें भी ये सबक हासिल होगा यहाँ से कि हम भी जब बोले तो उससे पहले तो लें कि हमें बोलना क्या है। लेकिन चूंकि हमें हमारे तरफ से कोई इस तरह की नजीर कायम करने वाली सजा नहीं मिलती, तजवीज नहीं की जाती ऐसी सजा जिसकी वजह से कल फिर कोई नेता आएगा, कल कोई दूसरा स्पोक पर्सन आएगा, किसी तरह से बयान देगा और वो रातों रात बुलंदी पर पहुंचेगा। तो ये शोहरत की बुलंदी पर पहुंचना हिंदुस्तान बहुत आसान इसलिए तो क्या है क्योंकि सब किसी को आसान रास्ता मालूम है। एक मजहब के खिलाफ आप कोई बयान दे दो, मजहब के रहनुमा के खिलाफ या मजहबी कोई लीडर है उनके खिलाफ कोई बयान दे दो या मजहब के खिलाफ ही बयान दे दो, आपको रातों रात शोहरत मिल जाएगी। तो ये हिंदुस्तान का जो गलत ट्रेंड है, इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है, वो हमारे कोई ट्रेंड है। अभी जो एपिसोड है उसमें नहीं अरब ममालिक का नुकसान हो रहा है, नहीं अमेरिकन का नुकसान हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है, हम हिंदुस्तानियों का रहा है। हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो सऊदी अरब में पढ़ रहे, सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, कतर में नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी गई है, उन्हें नौकरी से फायर किया जा रहा है। हमारा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है। रहमत कलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले को लेकर बात करने के लिए। और जो खलीजी ममालिक में नुपुर शर्मा और उसके साथ साथ नवीन जिंदल के बयानात को लेकर जो रद्द-ए-अमल आया है, यहाँ तक कि सख्त रद्द-ए-अमल आया है,
बड़ी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ये किसी भी मजहब के खिलाफ अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो उन्हें एंटी नेशनल समझना चाहिए। ये मुल्क के अवाम अब इस पर डिबेट कर रहे हैं और इस तरह से जो मखसूस और खास तौर पर इस्लाम के खिलाफ और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल करें तो उनके खिलाफ जिल्लत है, इसमें कोई शक नहीं। रुसवाई उनके सर आ जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन वो सस्ती शोहरत हासिल नहीं कर सकते हैं, उसे शोहरत नहीं कहते हैं बल्कि उसे रुसवाई कहते हैं। तो इस तरह से मुल्क को इससे काफी नुकसान हुआ है। जैसे रहमत कलीम ने भी कहा कि इन ममालिक के अंदर हिंदुस्तान के जो लाखों और करोड़ों लोग काम कर रहे हैं उन्हें नौकरियों से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ वहां पर जो हिंदुस्तान की एम्बेसीज है उन्हें जो है समन किया जा रहा है। और न सिर्फ इतना बल्कि जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वहां पर बाइकआउट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो ये बिल्कुल मुल्क के मुखालिफ होगा और इस सिमत में मुल्क की सरकार को जो है फौरन से पेशतर सख्त कार्रवाई करनी होगी। ये मुल्क के अवाम की अभी डिमांड बन चुकी है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है वो हर नए दिन नया मोड़ ले रही है। एक नया डायमेंशन यहां की सियासत का नजर आ रहा है। दरअसल कल शाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुरनकोट जम्मू के अंदर मौजूद थे, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से खिताब कर रहे थे और इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ही अल्फाज इस्तेमाल किए। गालिबन 30 से 40 सेकंड की ये साउंड बाइट है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतिहाद को लेकर बात की और कहा कि कहीं कहीं पर इतिहाद करने की जरूरत पड़ेगी। और सुरनकोट के हवाले से, हालांकि सुरनकोट का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो सुरनकोट के अंदर ही इस मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया था और कहा कि यहां पर इतिहाद नहीं होगा बल्कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ये चुनाव लड़ेगी। इस पर हम बात करेंगे। सईद रूफ फारूकी मेरे साथ होंगे और सनम एजाज भी मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं आपकी नजर करते हैं। अलायंस सब करें, ऐसी बात नहीं, अलायंस करनी पड़ेगी, कहीं जरूरत। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं यहां अलायंस नहीं करूंगा। चलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यही कहते हैं इस छोटी सी साउंड बाइट में। 20 से 25 सेकंड की ये बाइट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अलायंस करेंगे। यानी अलायंस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जमात मुत्तफिक है और उन्होंने कहा कि वो अलायंस में जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि कहीं कहीं पर इत्तेहाद करने की जरूरत होगी। उससे क्या मुराद है, कहीं कहीं पर, सब जगह पर क्यों नहीं, ये क्या मामला है? इस पर जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ सईद रूफ फारूकी और हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ हैं। दोनों का मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन सबसे पहले रूफ आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 20 सेकंड की ये साउंड बाइट जिसमें वो कहते हैं कि कहीं कहीं पर हम इत्तेहाद करेंगे और सुरनकोट के अंदर इत्तेहाद नहीं करेंगे, इससे क्या कुछ मुराद, इससे क्या कुछ अक्स किया जा सकता है? आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद जहां हम इत्तेहाद की बात करें तो पीएजीडी बना और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पे आ गए। जम्मू कश्मीर के अगर हम सियासत की बात करें या बाकी मामलात को लेकर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का एक पेज पे आना, और अब इतना वक्त गुजरा कि अब जहां इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं और इंतखाबात की बात की जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे तो लोगों की भी नजरें हैं कि क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर मैदान में आएंगे, इंतखाब लड़ेंगे। कई तरफ से जो कयास आ रहे हैं, चल रही है, इशारे भी मिल रहे थे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ सकती है और हम इत्तेहाद करेंगे। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, और कहीं कहीं का यह मतलब है कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है या उनके बाकी जो यहां पे रीजनल पार्टीज हैं, यानी अपनी पार्टी और इसके साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, वहां पे जिनके कैंडिडेट स्ट्रांग हो गए वहां पे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वहां पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। बाकी जहां पे कंपटीशन नहीं होगा, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कैंडिडेट के लिए आसान रास्ता होगा, वहां पे ऐसा लग रहा है
कि दोनों पार्टियां जो है अपनी तरफ से इंतखाबात लड़ सकती, मैदान में आ सकती है। मगर ये जो कल फारूक अब्दुल्ला ने बात कही, क्या ये पीएचडी का फैसला है, क्या इस पे कोई पहले बात हुई है और क्या इस डिसीजन को लेकर आगाही सबको मिली है? अभी इस पे कहना मुश्किल ही होगा, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा इस पे तफसीलात सामने नहीं आ रही है। मगर डॉक्टर फारूक का ये कहना है कि सरनकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इलेक्शन लड़ेगी, इसका साफ सही मतलब ये आ रहा है कि बीजेपी और जो बाकी यहाँ पे जमाते हैं उनके जहां भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीएचडी के लीडरान हैं वो इकट्ठे मैदान में आ सकते हैं। बाकी जगह पे ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स होंगे वो इंतखाबात लड़ सकते हैं जहां पे दूसरों की ज्यादा रसाई नहीं है। बिल्कुल, सनम एजाज भी हमारे साथ है। सनम, आप भी यहाँ की सियासत पे पूरी नजर और गहरी नजर रखे हुए हैं, तो क्या इस कम्युनिकेशन से या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो ये बयानात थे, जो एक पार्टी के एक मीटिंग के अंदर वो बोल रहे थे कि कहीं कहीं पर जो है इत्तेहाद करने की जरूरत है, तो क्या इसका आउटकम यही निकाला जा सकता है, जैसा कि रूप ने कहा कि जहां जहां पर पीएचडी के लोगों को बीजेपी या पीएचडी के बकौल एबीसी पार्टी होगी, जो बीजेपी की हम ख्याल जमाते वो तस्वर करते हैं, हम तस्वर नहीं करते बल्कि वो तस्वर करते हैं, तो वहां पर उनका ज्वाइंट कैंडिडेट होगा, और बाकी जगहों पर जहां पीडीपी बमुकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा या जो पॉलिटिकल पार्टीज पीएचडी के अंदर है, जहां पर उनके अंदरूनी मुकाबला होगा और कोई तीसरी पार्टी वहां फरीक नहीं होगी, तो वहां इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं। क्या यही इससे निकाला जा सकता है? देखिए हिलाल, आपको याद था जब आपने इंटरव्यू किया था तो से आपने सवाल पूछा था कि क्या आगे कोई इस तरह का मामला, ये लगभग 3-4 महीने पहले था कि आप कोई अलायंस वगैरह हो सकता है, तो आपको याद होगा जवाब उसका था कि इसके सिवा चारा नहीं। तो चारा इस वक्त गुप्कार अलायंस को, किसी अलायंस के बगैर चारा नहीं है। लेकिन अलायंस साफ जाहिर है कहाँ करना है, अलायंस हर जगह पे करना है, तो पार्टीज का जो बेस है वो कहीं न कहीं खत्म भी हो सकता है, हम उसको कहेंगे बिल्कुल वॉश आउट भी हो सकता है। यानी जहां पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, तो इसमें अलायंस इन्हें जो इस वक्त इनके जो टॉप लीडरशिप है वो अलायंस का सोच रही है, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पे, जहां पे अगर कोई तीसरा जो है बकौल आपके या जिस तरह ये बकौल दूसरी जो पार्टीज है जिन्हें वो बी टीम्स कहते हैं, सी टीम्स कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जिन पार्टीज को बी टीम या सी टीम कहते हैं, अगर उनका कैंडिडेट कहीं पे मजबूत है, वो बराबर की टक्कर में है, तो उस सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हम ख्याल है कि हम यहाँ पे अलायंस करेंगे और वहां पे उस सीट को किसके लिए शेयर करेंगे। मान लीजिए कि हम लाल चौक ले लेते हैं, लाल चौक में जो यहाँ पे अपनी पार्टी के सदर हैं अल्ताफ बुखारी, वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी ये दोनों इसके लिए मुतफिक हो चुकी है कि यहाँ पे इन्हें अलायंस करना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों पार्टियों का एक ही कैंडिडेट उतारा जाएगा। या इसी तरह हंदवाड़ा ले लीजिएगा, कुपवाड़ा का मेन टाउन ले लीजिएगा या पट्टन का ले लीजिएगा। मैं कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू में भी ऐसे बहुत सी इलाके, तो इन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हम ख्याल है कि यहाँ अलायंस होना चाहिए। और बाकी सीटें जो है हम जैसे सोनावारी ले लेते हैं, हम जैसे या बटमालू या दूसरी कोई ऐसी सीट ले लेते हैं जहां जो बी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बकौल बी टीम सी टीम या कोई और इंडिपेंडेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोनों सीटों पे इन्हें कोई जरूरत नहीं है अलायंस करने की, क्योंकि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, पीडीपी जीतती है, ये दोनों बार अलायंस के गुट थे, तो इसलिए इन्हें ऐसा ये जो इक्वेशन बनी है इसके हवाले से रूप से भी मुख्तसरन जाना चाहेंगे। रूप, क्योंकि जो वक्त है बुलेटिन का वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, लेकिन मुख्तसरन आपसे जाना चाहेंगे कि अगर यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन बनी रही तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ पार्टी कैंडिडेट्स के साथ, पार्टी के लीडरान के साथ आपने भी बात की होगी, तो उनका क्या तासुर है इस हवाले से, क्या कुछ कहना है अभी तक जो फर्स्ट रिएक्शन उनकी जानब से आपको हासिल हुआ है? देखिए हिलाल, जहां से भी हमने लीडरान के साथ बात की है तो लीडरान पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस वक्त में जहां सूरत हाल इस तरह बनी हुई है यहाँ पे इत्तेहाद बड़ा जरूरी है, और इत्तेहाद को जो इंतखाबात में इत्तेहाद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो सूरत हाल बनी है, जैसे आपने कहा बीजेपी और जो पीएचडी के बकौल जो बी और सी पार्टी है उनके खिलाफ हम इंतखाब लड़ रहे हैं और हमें मिलजुल कर इंतखाब लड़ना। इसमें एक चीज और हिलाल में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चल रही है। महबूब मुफ्ती का दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलना, उसके बाद जम्मू में इफ्तियार पार्टी का कांग्रेस लीडरान के लिए होस्ट करना, और उसके बाद कांग्रेस लीडरान के साथ भी बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जोड़ने की बात हो रही है, तो ये एक बड़ा इत्तेहाद बन सकता है। इसमें सीट शेयरिंग किस तरह होगी ये अभी इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं, मगर लीडरान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लीडरान भी चाहते हैं कि इत्तेहाद जो है ये इंतखाबात में भी कायम रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज और सईद रूफ फारूकी इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। हमारे दोनों सीनियर साथी जो थे
उन्होंने इस खबर को लेकर एनालिसिस दी है कि किस तरह का रिएक्शन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वजह से जानिब से आया और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टी लीडरान का इस पर क्या कुछ मौक़िफ़ है और जो इक्वेशन और सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है पॉलिटिकली, तो उसमें किस तरह ऊंट जो है अपनी करवट ले सकता है, इस हवाले से दोनों ने अपना नुक्ते नज़र रखा। आखिर पे बात करते हैं, कश्मीर के हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन माना जा रहा है कि सभी वेंटिलेटर्स जो है वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल क्यों नहीं है? बताया यही जा रहा है कि यहाँ सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, सफिशिएंट एकोमोडेशन नहीं है, सफिशिएंट नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे जो वेंटिलेटर्स है उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि जब हम कोविड काल को देखते हैं तो उस वक्त लगभग 2095 वेंटिलेटर्स जो है एडिशनल दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, और उसमें हम देख रहे हैं कि सभी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। सईद तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तजम्मुल, जानना चाहेंगे कि किन किन हॉस्पिटलों में इस तरह की कमी स्टाफ के अंदर पाई जा रही है जिसकी वजह से ये वेंटिलेटर्स जो है उन्हें काबिल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और उसमें क्या आप नहीं समझते हैं कि मिसमैनेजमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है जिसकी वजह से इन कीमती चीज़ों को जो किसी इंसान की जान बचा सकते हैं उन्हें काबिल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद महकमा सेहत और पीएम केयर फंड से और मरकज की तरफ से जो फराग दिलाना इमदाद जम्मू कश्मीर पहुंच गई, उसमें महकमा सेहत को वेंटिलेटर्स और महकमा सेहत से बीमारियों से निपटने के लिए जदीद आलात या टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरी यहाँ पहुंचाई गई, लेकिन शहर के नामी गिरामी और सदर जिला मकामात में और कई एक जगहों पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि इन वेंटिलेटर्स का इस्तेफादा अब आम बीमारों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके गालिबन कई एक वजूहात है। जब आप श्रीनगर में कोविड-19 के बाद लगातार इन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने के बारे में शिकायतनामा देखते हैं तो शहर के बड़े मरकजी अस्पतालों से लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों तक यही शिकायत है कि इन वेंटिलेटर्स से आम बीमारों को फायदे के बजाय अब बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। गालिबन इसके दो माना है। जम्मू कश्मीर में चूंकि कोविड-19 के बाद जो स्टॉक हमें यहाँ पर मुहैया किया गया मरकज की तरफ से या मुख्तलिफ खुसूसी स्कीमों के जरिए से, वो स्टॉक अभी तकरीबन इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है, जिससे गालिबन आने वाले दिनों में इसके बहुत ज्यादा मनफी असरात देखे जा सकते हैं। महकमा सेहत का मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस टेक्नोलॉजी या इस मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मैन और मशीनरी का साथ होना चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा कि इन मरीजों की बड़ी तादाद, हालांकि यह भी सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि मशीनों के साथ साथ अब माहिरीन की खिदमात भी कम कर दी गई है, क्योंकि कंट्रेक्चुअल या आर्जी बुनियाद पर जो मुलाजमिन की खिदमात हासिल की गई थी और कई एक सदर जिला मकामात से श्रीनगर के मरकजी अस्पतालों तक भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी ताकि कोविड से निपटा जा सके। ना ही फिलहाल कई अस्पतालों में मशीनें चल रही है और बहुत सारे अस्पतालों से इस मशीन से हटकर एक बड़ा मामला खड़ा हुआ है। आप श्रीनगर का जेवीसी देखिएगा, एसएमएचएस अस्पताल देखिएगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देखिएगा, आप सिक्किम जाइएगा, मरीजों को दूर दराज इलाकों से आने के बाद यहाँ वार्ड में बेड नहीं मिलते हैं। ये बहुत एक लम्हा फिक्रिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एम्स बनते बनते अब संगी बुनियाद तक नहीं डाली, और जो आने वाले दिनों में महकमा सेहत को चैलेंज होंगे। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बालकनीज में या आपके अस्पतालों के कॉरिडोर में ही देखे जा सकते हैं, और अस्पताल में आपको रुखसती के वक्त, जिस वक्त एक बीमार की रुखसती होती है, चाहे वेंटिलेटर चला न चला, लेकिन जब बीमार की रुखसती होती है तो 8 से 10 पेशेंट उस बेड का इस्तेमाल करते हैं। तजम्मुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने इस चीज का खुलासा किया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबरनाम में अपने तासुरात देने के लिए। लेकिन जरूर ये बात हम कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना काफी नहीं होता है। ये इसे कारकर्दगी नहीं कहा जा सकता है कि पिछले साल 10 लोगों को एकोमोडेट करने की सहूलियत थी और इस बार आपने 20 कर दिया, नहीं, बल्कि मैनेजमेंट उस चीज को कहते हैं कि जहां रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, जो आपकी डिमांड है आप उसको पूरा कर सके, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और उस मैनेजमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पाया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर लोगों की जरूरत मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि एनहेंसमेंट जो है जो पहले से ही मौजूद ढांचा है उसमें एनहेंसमेंट जरूर होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है, और सेम यहाँ पर भी नजर आ रहा है।
तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजवी को दीजिए आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।